जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, ये साइंस की 26वीं क्लास है। इससे पहले 27 क्लास हम ले चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं और प्रश्न ऐसे साथियों पेपर में छपने वाले प्रश्न करवा रहे हैं। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं साथियों। प्रश्नों का लेवल देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं। और ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अब की बार ग्रुप डी पार, यही नारा उनके लिए काम करेगा। तो साथियों, ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो साथियों, उससे पहले देख लीजिए कि हम आज की क्लास में क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश नामक चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें साथियों प्रकाश की प्रकृति, प्रकीर्णन और परावर्तन ये पढ़ा चुके हैं। और न्यूमेरिकल भी इससे संबंधित हम करवा चुके हैं। गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन, ये वाला साथियों टाइप हम लेकर चल रहे हैं। गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन, इसके ही माध्यम से साथियों हम न्यूमेरिकल करवा चुके हैं। अगर आगे न्यूमेरिकल मिलेंगे तो वो भी करवाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ और प्रश्न रह गए क्योंकि ये टाइप बहुत बड़ा है। गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के अंतर्गत ही न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत से पॉइंट बनते हैं जो साथियों एग्जाम में हूबहू बनेंगे। तो इसकी 2-3 क्लासें और लेंगे जहां तक, फिर उसके बाद छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। कहता है किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये देखिए, इसके पहले की क्लासों में भी हम ये बता चुके हैं आपको और आज की क्लास में भी बता देते हैं। तो देखिए, चित्र के माध्यम से अवतल दर्पण बच्चों कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और इसके पीछे ये बच्चों जो रेखाएं हैं छोटी छोटी, ये पेंटिंग को दर्शाती हैं। और एक लंबी सी रेखा इधर से जाती है ऐसे हुए। इस रेखा को बच्चों मुख्य अक्ष कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बच्चों इस बात को याद रखिएगा। ये हो गई मुख्य अक्ष रेखा जो कि काल्पनिक होती है। इसी रेखा पर बच्चे, इसी रेखा पर यहां कहीं पर स्थित होता है एक वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं सी। इसको थोड़ा दूरी पर स्थित कर देते, यहां पर कहीं स्थित होगा एक बच्चों स्थित होता है बिंदु, उसको कहते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सी। वक्रता केंद्र सी कह दिया। और इसके बीच में कहीं पर स्थित होता है एक बिंदु मुख्य फोकस, उसको बच्चा एफ से दर्शाते हैं, एफ के द्वारा दर्शाते हैं। और दर्पण के बीचों बीच में यहां कहीं पर एक बिंदु स्थित होता है, उसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव यानी कि पी के द्वारा दर्शाते हैं। इसको ध्रुव कहते हैं बच्चों, दर्पण का ध्रुव। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमसे कहता है यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। वक्रता केंद्र ये रहा बच्चों जिसको सी के द्वारा दर्शाया जाता है। ये हो गई वस्तु आपका एरो के माध्यम से। अब देखिए बच्चा, अगर आपको हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी रेखा अगर मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ये जो लंबी रेखा है मुख्य अक्ष, इसके समांतर अगर जाती है तो दर्पण से टकरा कर यानी परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाएगी। वो देखिए इधर से आई और इधर के द्वारा चली गई बच्चे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक चीज हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी रेखा अगर मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तो वो दर्पण से टकराकर यानी परावर्तन के पश्चात बच्चों वो समानांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो ठीक है, देखिए फिर से इसको कर देते, ऐसे काटा, ये टकरा कर बच्चे कहां गई, यहां चली गई। अब ये दोनों रेखाएं दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के बाद इधर से ये रेखा आई और इधर से चली गई। ये टकराने के बाद दर्पण के परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से देखिए यहां पर मिल रही हैं, यानी कि जहां से ये वस्तु रखी है वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है और समान आकार का है बच्चों, उतना ही बड़ा जितना बड़ी वस्तु दिखाई दे रही है। तो हमको पता चला कि अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और आकार में समान होगा। तो वक्रता केंद्र देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है, आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपको जानकारी दे दें कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति किस पर निर्भर करता है, यानी कि कोई वस्तु कहां पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये हो गया अवतल दर्पण के द्वारा। देखिए यहां पर लिखा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा अगर बात करें अवतल दर्पण, वस्तु अगर अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनेगा बच्चों, और छोटा सा होगा एकदम बिंदु आकार, वास्तविक एवं उल्टा होगा। और यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच पर हो तो उसका भैया प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये अवतल दर्पण के लिए बात हो रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के समान आकार का होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। और यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है बच्चों, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो देखिए यदि वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा, और साथियों वास्तविक तथा उल्टा। अगर वस्तु दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच हो तो दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब एक बात आप लोग यहां पर देख लीजिए कि अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब लगभग वास्तविक हैं, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक और ये भी वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनते हैं। एक केवल एक स्थिति में जब वस्तु होती है दर्पण के ध्रुव P और वस्तु के फोकस F के बीच में होती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी तथा सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। और देखिए एक बात तो याद रखिएगा, अगर अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो अवतल दर्पण में जो बनता है आभासी तो वो वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थितियां। देखिए अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो तो भैया उसका फोकस, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब बच्चों कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब आपका बनेगा साथियों मुख्य फोकस F पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनेगा और अत्यधिक छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, इस बात से तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी हो, देखिए अगर वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अगर वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच किसी भी स्थान पर हो तो उसका प्रतिबिंब बच्चों दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में ही बनेगा। केवल दो स्थितियां देख लीजिए, एक अनंत पर, एक अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में ही बनेगा और वस्तु से छोटा होगा और आभासी तथा सीधा होगा। अब एक निष्कर्ष ये निकला कि उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है और वस्तु से छोटा हमेशा बनाएगा, बड़ा ये बना ही नहीं सकता। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा, आपका बहुत काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 रहा। क्या कहता है, कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए एक बात और हम आपको बता दें बच्चों, देखिए आपने पढ़ा होगा ग्राफ का साथियों, ये ग्राफ नियम पढ़ा होगा। कोई भी चीज इधर होता है तो वो प्लस में होता है, इधर होता है तो माइनस में, और ऊपर की ओर होता है तो प्लस में होता है, और इधर होता है तो माइनस में ही होता है। समझ गए ना ये चीज। तो देखिए अब वही चीज यहाँ पर आप लगा दीजिए। दर्पण में अगर कोई चीज ये हो गया अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, अगर ये हो गई मुख्य अक्ष, जो चीज इधर होगी वो चीज होगी माइनस में, और जो चीज इधर होगा वो चीज होगा प्लस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चा यहाँ पर होती, तो बताइए क्या होगा, ये सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होगी। ऑप्शन बच्चों
आपका ए सही जवाब होगा। एकदम आसानी से समझाने की कोशिश मैंने आपको की है। अगर इसके बाद नहीं समझ में आया तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी उत्तर हम आपको आसानी से दे देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, यहाँ पर डेज है खाली स्थान, किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। बच्चे किसके बीच की दूरी, ये हो गई, ये हो गया अवतल दर्पण, ये किसी भी चीज के लिए लागू होता है। ये हो गया भैया मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, और यहाँ पर हो गया मुख्य फोकस, और यहाँ पर हो गया ध्रुव, यहाँ पर हो गया ध्रुव। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पर मुख्य फोकस एफ से और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ देखिए दिया, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को भैया मुख्य फोकस वो कहते हैं। देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका साथियों सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है, देखिए कहता है फिर से वही प्रश्न बच्चा, कि किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये अभी अभी बताया बच्चों, तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है या किस प्रकार होगी। देखिए बच्चों, जो वाहन में यानी कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए एक शीशा लगा होता है यानी कि दर्पण लगा होता है, उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है बच्चों। उसकी प्रकृति क्या होती है, वो एक प्रकार का उत्तल दर्पण होता है। एक प्रकार का उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, और साथ में छोटा भी, साथ में छोटा भी। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक एवं उल्टा, ये तो हो जाएगा गलत। वास्तविक एवं सीधा, ये हो जाएगा गलत। आभासी के साथ उल्टा नहीं होना चाहिए, आभासी के साथ सीधा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका हो गया सही जवाब। हमने अभी अभी आपको बताया था कि उत्तल दर्पण सदैव बच्चों आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उसके साथ में छोटा भी वो प्रतिबिंब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। आप ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला, ये रहा अगला प्रश्न बच्चे, क्या कहता है, कहता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है बच्चे। कौन से कथन, देखिए मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है, और ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक, और मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक लिया जाता है। तो बच्चे आपका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात, अगर कोई दर्पण ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये इसकी तुलना, ये ऐसे होगा दर्पण, ये, और ये हो गया मुख्य अक्ष। और यहाँ पर अगर इसकी तुलना ग्राफ के माध्यम से कर दी जाए बच्चे, किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से कर दी जाए, तो दर्पण का जो ध्रुव होता है वो ग्राफ का मूल बिंदु काम करने लगता है, मूल बिंदु बन जाता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए वही बात कह रहा है, कथन एक में वही बात कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन ये कथन एक एकदम सही जवाब होता है। अब देखिए कहता है ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, बिल्कुल सही। अगर प्रकाश की किरण हमेशा इधर से आती हैं, हमेशा इधर से आती हैं, तो इधर वाली चीजों को ऋणात्मक लिया जाता है कि नहीं, बिल्कुल लिया जाता है। तो कथन दो भी भैया एकदम सही हो गया। और मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक, कभी भी ऊपर की चीजों को ऋणात्मक नहीं धनात्मक लिया जाता है। कथन तीन हो गया गलत। तो भैया एक और दो, तो ऑप्शन ए में एक और दो दे रखा है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों ये रहा, कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वही फिर से वही बच्चा कहता मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है
और दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। देखिए ये एक हो गई, ये पेंटिंग हो गई दर्पण की, ये पेंटिंग हो गई। और ये मुख्य अक्ष होती है, दर्पण के आर पार होती है, यानी कि दोनों ओर। ये तो बिल्कुल कथन सत्य हो गया। और ये काल्पनिक रेखा होती है, ये तो हो गया आपका एकदम करेक्ट कथन। और मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती, बिल्कुल सही बात। इसके यहाँ पर कहीं पर होता है वक्रता केंद्र सी, और इसके यहाँ कहीं पर होता है मुख्य फोकस एफ, और इसके यहाँ पर होता है ध्रुव पी। तो बच्चा ये जो मुख्य अक्ष यानी कि काल्पनिक रेखा है, ये वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है। तो ये कथन दो भी हो गया आपका सही। और वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है, ये हो जाता गलत। एक प्रकार के अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण भी वक्रित हैं, लेकिन इनका मुख्य अक्ष सीधा है। इससे पता चलता है कि दर्पण चाहे सीधा हो या वक्रित हो, उनका मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा ही होगी। तो ये कथन हो जाता है गलत। यानी कि कथन ए और बी कहां पर है? ऑप्शन ए में है। ए और बी, केवल ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बच्चों क्या हो जाता है आपका? ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि किसी भी अवतल दर्पण में अगर अनंत पर होगी, चाहे उत्तल दर्पण में हो, अगर अनंत पर वस्तु स्थित है तो उसका भैया प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। बच्चों कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका बच्चे सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। चाहे तो हम आपको दिखा सकते हैं। ऑप्शन सी देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, कुछ इस प्रकार का होता है। ये हो गया बच्चे आपका पेंटिंग, ये हो गया पेंटिंग, और ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गई मुख्य अक्ष। इसका कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा वक्रता केंद्र। कलर चेंज करें ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। ये हो गया काले कलर से सी मतलब वक्रता केंद्र, और ये हो गया एफ, ये हो गया एफ बच्चे। अब देखिए, जो अनंत पर वस्तु स्थित होती है उसकी रेखाएं समानांतर आती है। अगर इधर से समांतर आई, अगर इधर से समांतर आई तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और ये अब देखिए, इधर से आई और इधर से चली गई, इधर से आई इधर से चली गई। अब कोई रेखा एक इधर से जब अनंत पर है तो वो समानांतर रेखाएं ही आएंगी, और परावर्तन के पश्चात ये इधर से चली गई, इधर चली गई, इधर से आई ये और ये इधर चली गई। तो देखिए आप ही बताएं, ये परावर्तन के पश्चात कहां पर मिल रही हैं? तो आप कहेंगे देखिए मुख्य फोकस पर मिल रही। जहां पर ये परावर्तन के पश्चात काटती हैं वहीं पर उनका प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए बच्चे, फोकस पर काट रहे हैं तो फोकस पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है कि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाती है तो परावर्तित किरण क्या होगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर अभिलंब होकर जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो बच्चे कहाँ जाएगी ये आप बताइए? तो बच्चा ये जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर। अगर कोई वस्तु, देखिए फिर से हम आपको बनाकर दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गई मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया फोकस, और यहाँ कहीं पर रहा होगा वक्रता केंद्र, इससे हमको लेना देना नहीं। देखिए बात ये है बच्चे कि अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर यानी परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब रही बात, इसका उल्टा भी सत्य है। अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर ना डायरेक्ट वो फोकस पर आए तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ये इधर से आई और इधर चली जाएगी, समझ गए बच्चों? इधर से आई और इधर चली जाएगी। तो भैया ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगर वो समांतर आती तो मुख्य फोकस से होकर जाती, अगर वो मुख्य फोकस से ही आ रही है तो वो टकराने के बाद यानी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर के द्वारा दर्शाते हैं। अब कहता है इस
इसकी दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की दूरी एफ के पदों में भैया कन्वर्ट कीजिए। फिर से देखिए चित्र के द्वारा समझाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक रेखा होती है काल्पनिक, ये यहाँ से आती है और यहाँ कहीं पर होता है दर्पण का ध्रुव P और यहाँ कहीं पर होता है वक्रता केंद्र C और इसके बीच में होता है फोकस F। तो बताएं बच्चे, आप ही लोग बताएं, ये C से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये बच्चों 2F के बराबर है। एक F यहाँ तक हो गया और एक F यहाँ पर हो गया, यानी 2F के बराबर। ये सूत्र भी है और ये सूत्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, फिर से उसी टाइप का प्रश्न। कहता है एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r के पदों में कन्वर्ट कीजिए। अभी मैंने बताया कि r बराबर 2f होता है, लेकिन फोकस दूरी को r के पदों में कहा है, तो भैया f बराबर क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी कि r/2। अब देखिए ये वही सूत्र है जो अभी अभी आया था। ऑप्शन ए सही जवाब होता है इस बार भी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए ये रहा, क्या कहता है? कहता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई को किस प्रकार दर्शाया जाता है? देखिए एक भैया ग्राफ का होता है जो ऐसे, मैंने बताया था कि इधर की चीजें ली जाती हैं धनात्मक में और ऊपर की चीजें ली जाती हैं धनात्मक में और इधर की चीजें ली जाती हैं ऋणात्मक में और नीचे की भी चीजें ली जाती हैं ऋणात्मक में। समझ गए ना? नीचे की भी चीजें किस में ली जाती हैं? ऋणात्मक में। तो वही बता रहा, मुख्य अक्ष के नीचे की वस्तु की ऊंचाई को भैया नकारात्मक यानी कि भैया निगेटिव यानी कि बच्चा ऋणात्मक में लिया जाएगा। ऋणात्मक में लिया जाएगा। समझ गए ना आप क्या हम कह रहे हैं? और ऊपर की होती तो सकारात्मक यानी कि धनात्मक। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, सकारात्मक नहीं नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है बच्चे कि आपतित किरण कहाँ होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर प्राप्त होगा? अगर बच्चे देखिए, अगर वो यहाँ पर आपतित किरणों की बात कर रहा है, वस्तु की स्थिति की बात नहीं कर रहा है, तो दोनों या जितनी भी किरणें आती हैं वो सभी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, तो उसका प्रतिबिंब भैया मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जब सभी मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो वे आपस में टकरा जाएंगी मुख्य फोकस पर ही और मुख्य फोकस पर ही उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है? जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और किस स्थान से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। बच्चे ये हो गई आपका, ये हो गया कोई दर्पण, तो और ये हो गई मुख्य मुख्य अक्ष। यहाँ पर होता है बच्चे ध्रुव। ये चलिए पेंटिंग फिर से दर्शा देते हैं। तो ये ध्रुव की ओर आने वाली किरण, ध्रुव की ओर आने वाली किरण तभी ये वापस जाएगी जब मान लीजिए इस समतल दर्पण पर लंबवत गिरेगी, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाकर गिरेगी, तभी से वो उसी दिशा में वापस जाएगी। तो भैया फोकस के समतल पर लंबवत यदि वो किरण आती है और ध्रुव के सीधे में, तो बच्चे वो किरण जो है उसी दिशा में लौट जाएगी जिस दिशा से वो आई है। समझ गए ना? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? पर्दे पर कौन से बच्चों प्राप्त किए जा सकते हैं ये आपको बतलाना है। कौन से चित्र जो है पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए बच्चे, पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बच्चा किया जा सकता है, जो वास्तविक है वही प्राप्त किया जा सकता, आभासी पर्दे पर नहीं। तो ये आभासी है, कट हो जाएगा, और ये भी आभासी है, कट हो जाएगा। तो देखिए ये रहा वास्तविक ए और वास्तविक बी, यानी कि ए और बी। तो ऑप्शन ए में देखिए, सॉरी ऑप्शन सी में देखिए ए और बी, वहां पर तो ए और डी है, ए और बी कहां पर है? ऑप्शन सी में है।
तो ऑप्शन सी आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है कि यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। मैंने आपको क्या बताया था बच्चे कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है। उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों, ये सबसे पहली बात तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सबसे पहली बात तो ये आभासी प्रतिबिंब, और फिर सीधा और उसके साथ साथ छोटा। तो बच्चे ये लक्षण किसमें देखिए, यहाँ पर यही बताया आभासी और अत्यधिक छोटा। तो उत्तल दर्पण जहां पर होगा, यहाँ पर देखिए केवल एक ही ऑप्शन में उत्तल दर्पण है, हमको स्थिति का पता लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार और वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। समान आकार का बच्चों केवल एक ही स्थान पर बनता है, और वो बनता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी कि सी पर। वक्रता केंद्र यानी कि सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र सी पर बनता है। तो भैया वक्रता केंद्र अवतल दर्पण के सी पर, और भी अवतल दर्पण के सी पर बनता है, समान आकार का। उत्तल दर्पण के नहीं, उत्तल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक थोड़ी बनेगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता किसी वस्तु को किस दर्पण के सामने कहाँ रखने पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। पहली बात वास्तविक है तो भैया दर्पण का प्रकार हो जाएगा अवतल। दर्पण का प्रकार क्या हो जाएगा बच्चे, अवतल। और रही बात ये उत्तल वाला हो जाएगा गलत। और समान आकार बच्चों सी पर मिलता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर। समान आकार कहां पर मिलता है, सी पर। तो वक्रता केंद्र के सी पर हमको मिल जाएगा बच्चे, वक्रता केंद्र के सी पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बच्चे, आपका एकदम सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे 19 नंबर, क्या कहता है उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा साथियों प्राप्त होता है वो बच्चे सी और एफ के बीच रखने पर। दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, अनंत अनंत और अनंत और अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि सी के बीच प्राप्त होगा। सी के बीच में प्राप्त होगा, और ये बड़ा प्रतिबिंब होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा बच्चे, समझे। और वास्तविक एवं उल्टा होगा, जो मुख्य रूप से दिखाई भी दे सकता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों न्यूमेरिकल है, और खास कर ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसको हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको ही करना है। इसका होमवर्क के तौर पर आपको करना है। और ऐसे प्रश्न हम आपको पहले की क्लासों में बहुत करवा चुके हैं, केवल एक हिंट हम दे देंगे। जैसे कि लिखा है आयरलैंड की लेविथान दूरबीन में 3 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। तो फोकस दूरी बच्चे क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई, अवतल दर्पण की होती फोकस दूरी माइनस, तो 3 मीटर लिखेंगे, ठीक है। और अवतल दर्पण वाले का उपयोग किया गया यदि इससे 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब, तो भैया यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई तो दी नहीं गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है 4 मीटर। और फोकस दूरी की तो दे रखी है, यू का नहीं पता हमको, यू का नहीं पता। तो सबसे पहले दर्पण के सूत्र 1/f और 1/v प्लस 1/ यहां पर भी माइनस होगा 1/u से। इस सूत्र से सबसे पहले हम लोग u का मान प्राप्त करेंगे। फिर हमसे कहता है ऊंचाई, तो प्रतिबिंब तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये हो गया, हमने आपको सूत्र बताया u का इस तरीके से आप मान ज्ञात करेंगे। फिर आवर्धन क्षमता, जिसको मैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है, m बराबर ये वाला सूत्र लगाएंगे बच्चों,
m बराबर माइनस का v बटे u बराबर में हो जाएगा इमेज की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। ये चीज बराबर होता है। तो इस सूत्र पर आधारित करके आप बच्चों वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये मत कहना कि हमने ऐसा प्रश्न आपने बताया नहीं। इस क्लास में नहीं बताया, लेकिन इससे पहले आधाधुंध रूप से मैं बता चुका हूं, बहुत प्रश्न बता चुका हूं। तो साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, ताकि वह भी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। और साथियों, आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बात करें बच्चों इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वहां साथ ही टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम निशुल्क फ्री में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।